नमस्ते दोस्तों। जय माता दी। गौ माता सबका कल्याण करें। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाई वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं भी पहला डोज लगवा चुका हूँ। चलिए बात करते हैं, हम नक्षत्र के बारे में बात कर रहे थे। आज हम नक्षत्र के बारे में कुछ विशेष बातें करेंगे। जैसे जो पंचक लगता है, पंचक का उपयोग, आपने पंचक का नाम सुना होगा। जब किसी की मृत्यु होती है, दुखद समाचार होता है, तब हम पंचक का ध्यान रखते हैं कि कहीं ये मृत्यु पंचक में तो नहीं हुई है। ऐसी मान्यताएं हैं कि पंचक में यदि मृत्यु या दाह संस्कार किया जाता है तो लगातार 5 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। परिवार में भी हो सकती है और मोहल्ले में भी हो सकती है या कुटुंब परिवार में हो सकती है। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं और ये कहीं ना कहीं सत्य होता भी देखा गया है। इसलिए पंचक का विशेष महत्व रखा गया है कि पंचक ध्यान में रखा जाता है। आज पंचक के अलावा हम जिन का नाम आपने नहीं सुना होगा वो है द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग। इसके बारे में भी साथ में ही चर्चा करेंगे और फिर अंत में चर्चा करेंगे गंडमूल नक्षत्र, जिनको बोलते हैं मूलों में पैदा तो नहीं हुए आप। मूल नक्षत्र के बारे में बात की जाती है, तो वही है गंडमूल नक्षत्र। ऐसे 6 नक्षत्र हैं, उनके बारे में बात की जाएगी आज कि कैसे गंडमूल नक्षत्र देखे जाते हैं। ये वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए बनाया गया, उसमें बताया जाएगा। कैसे आप राशि चेक करेंगे अपनी, वो भी उसमें बताया जाएगा। वैसे ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चेक करना है आपको जाके। हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ये सब जानकारी सभी के लिए उपयोगी है, केवल आपके लिए नहीं। तो इसमें आपको स्वार्थी नहीं बनना है, जन कल्याण करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको दूसरों को सिखाना है। अपने तक इस ज्ञान को सीमित नहीं रखना है। सब सीखेंगे तो ही देश का, भारत का कल्याण होगा। हमको जो कार्य करना है, हमको जो छिपा के रखना है, हम विश्व से छिपा के रख लेंगे इस ज्ञान को, लेकिन अपने लोगों को तो कम से कम फैला सकते हैं इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पंचक नक्षत्र। सबसे पहला है कि पंचक नक्षत्र कौन कौन से हैं। धनिष्ठा है, शतभिषा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र हैं। कौन कौन से हैं? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। मोटे मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब भी चंद्रमा कुंभ और मीन राशि से गोचर करेगा तो पंचक नक्षत्र होंगे, क्योंकि ये सब जो नक्षत्र हैं वो इन 2 ही राशियों में पड़ते हैं। तो पंचक में आपको क्या ना करना है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। दक्षिण मतलब कि साउथ डायरेक्शन में आपको यात्रा नहीं करनी है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ईंधन इकट्ठा नहीं करना है। तो ईंधन मतलब कि आपको गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाना है। और इस नक्षत्र के दौरान पे शवदाह संस्कार, किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है, वैसे तो किसी की मृत्यु क्यों हो, लेकिन ये भी जीवन चक्र है तो होती ही है। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि दाह संस्कार ना किया जाए। और फिर ध्यान रखना है कि चारपाई बनवाना। तो जैसे चारपाई तो फर्नीचर वाले बनाते हैं आजकल, तो आप ये ध्यान रखिए कि चारपाई आपको लानी नहीं है पंचक के अंदर, घर के अंदर नहीं लानी है और उसका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आपकी नई है तो आपको यूज़ नहीं करना है पंचक नक्षत्र के अंदर। और ये समझ लीजिए कि पंचक नक्षत्र के दौरान आपको हर कार्य सोच समझ करना है, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ख़ास तौर से अग्नि से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उनको तो बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। और छत जो डलाई जाती है ना, छत भी नहीं डलवानी है। जैसे छत की भराई होती है, कंस्ट्रक्शन वालों को विशेष ध्यान रखना है कि छत की भराई आपको पंचक नक्षत्र में नहीं करनी है, वरना छत गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पंचक नक्षत्र त्याग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और गर्ग मुनि का कहना है कि जो शव का दाह संस्कार होता है, यदि अनिवार्य रूप से वो करना पड़े तो आपको अर्थी पर शव के साथ में 4 या 5 आटे के पुतले या फिर कुशा, जो कुशा आती है जिसके आसन भी बनते हैं, चटाई भी बनती है, उस कुशा के पुतले बनाकर 4 या 5 शव के साथ में रख देने हैं, जिससे इसका दोष खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग की। जैसा कि आपको पहले वीडियो में हमने बताया कि राशि का ही भाग नक्षत्र है, राशि के ही अंग नक्षत्र हैं बारीकी में देखा जाए। तो जब हम देखते हैं कि एक राशि में किसी नक्षत्र के 3 चरण पड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि किसी किसी राशि के 3 चरण ही पढ़ पा रहे हैं, ना 4 पढ़ रहे हैं ना 2 पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसको त्रिपुष्कर योग कहेंगे। और जहाँ पर 2 चरण एक राशि में पढ़ेंगे तो उस नक्षत्र को इस्तेमाल में किया जाएगा द्विपुष्कर योग में। मतलब जहाँ 3 ना पढ़ें, 4 ना पढ़ें, 1 ना पढ़े, जहाँ 2 पढ़ें वहाँ द्विपुष्कर योग, जहाँ 3 पढ़ें, 4 ना पढ़ें, 2 ना पढ़े, 1 ना पढ़े, तो वो त्रिपुष्कर योग। जहाँ 3 चरण आ रहे हैं वहाँ त्रिपुष्कर, जहाँ 2 चरण आ रहे हैं वहाँ द्विपुष्कर योग।
अब ये चरण क्या होते हैं, ये सवाल आपके मन में आया होगा। अब एक नक्षत्र को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, वो 4 जो भाग हैं वो है 4 चरण, ठीक है। ऐसे 4 चरण एक नक्षत्र के होते हैं। तो हम कहते हैं जन्म धनिष्ठा के तीसरे चरण में है, जैसे मेरा जन्म जो है वो रेवती के चतुर्थ चरण में हुआ था। तो ऐसे नक्षत्रों के चरण होते हैं, मतलब 4th पार्ट में नक्षत्र की और बारीकी में हम चले गए, ठीक है। अब आपको द्विपुष्कर योग त्रिपुष्कर योग मैंने समझा दिया। अब ऐसे नक्षत्र कौन कौन से हैं वो भी पर्टिकुलर हैं, जो ऐसे पढ़ते हैं कि एक राशि में पढ़ रहे हैं तो उनका 2 चरण ही आ पा रहे हैं या 3 चरण ही आ पा रहे हैं। तो ऐसे नक्षत्र कौन कौन से, विशाखा है, उत्तरा फाल्गुनी है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, पुनर्वसु है, कृतिका है, उत्तराषाढ़ा है। ये नक्षत्र त्रिपुष्कर योग बनाएंगे। मतलब ये वह नक्षत्र हैं जिनके 3 चरण पड़ते हैं किसी राशि में। और द्विपुष्कर योग जो बनाएंगे वो नक्षत्र कौन से, मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा धनिष्ठा, ये नक्षत्र बनाएंगे द्विपुष्कर योग। अभी नक्षत्र त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग अकेले नहीं बना पाएंगे, जब ये किसी विशेष तिथि और वार से मिलते हैं तब ये द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग का निर्माण कर पाएंगे। तो ऐसी तिथियां कौन कौन सी हैं, ऐसी शुभ तिथियां कौन सी हैं, ये समझिए आप कि द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी, ठीक है, 2, 7 और 12 ये वह तिथियां हैं। और वार कौन से हैं, रविवार, मंगलवार और शनिवार। तो ये तिथियां और ये वार का मिलन होगा और वो नक्षत्र जब आपस में मिलेंगे तो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग बनेगा, ठीक है। ये हो गए द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग। अब इनका महत्व क्या है, इन योगों पर लाभ और हानि दोनों ही 2-3 गुना हो जाती है, 2-3 टाइम्स रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो यदि किसी की शव यात्रा हो रही है या दाह संस्कार हो रहा है तो उसमें इस दौरान 2-3 पुतले साथ में रखने का विधान है। द्विपुष्कर में 2 पुतले और त्रिपुष्कर योग में 3 पुतले रखने का विधान है, और पंचक में आपको 5 रखने ही है, ठीक है। तो हानि के जो संभावना है वो 2-3 गुना हो जाती है। अब कई लोगों के सवाल ऐसे भी होंगे कि पंचक में जैसे किसी की संतान हो गई तो क्या 5 संतानें लगातार होंगी, जी नहीं। तो जब ऐसा होता है किसी की संतान होती है तो उधर पंचक कार्य नहीं करता है, समझे आप। द्विपुष्कर योग जो त्रिपुष्कर योग है इनका आप लाभ उठा सकते हैं, अच्छे कार्यों में इनका उपयोग करेंगे तो आपको लाभ 2-3 गुना हो सकते हैं, ठीक है। अब चर्चा करते हैं गंडमूल नक्षत्र की। पहले ही बता चुका हूँ मैं, गंडमूल नक्षत्र विशेष जन्म के दौरान ध्यान रखा जाने वाला विषय है। लेकिन ऐसे नक्षत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहला मूल है, फिर ज्येष्ठा है, फिर अश्लेषा है, मघा है, रेवती है और अश्वनी है। ऐसे 6 नक्षत्र हैं ये पूरे, मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, मघा, रेवती और अश्वनी। ये 6 नक्षत्र हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। ये थोड़े से उग्र नक्षत्र हैं। इनमें जन्म अशुभ माना गया है, किसी न किसी को हानि होती है, पिता को, चाचा को, परिवार में माता को, स्वयं बालक को या बालिका को भी हानि होती है इसकी। इनकी मूल शांति आवश्यक रूप से करानी चाहिए। जो डाकौत होते हैं, गरुड़े होते हैं, ये लोग करते हैं विशेष रूप से। इनकी जो मतलब दान दक्षिणा लेने के अधिकारी हैं, शनि का दान लेने आते हैं, ये लोग इसकी शांति के अधिकारी हैं, जैसा कि शास्त्रों के अनुसार या प्रथा में जो चला हुआ आ रहा है अभी तक, ठीक है। यह शांति संतान के जन्म के तुरंत बाद करवा दी जाती है। जन्म हुआ और तुरंत करवा दिया, यदि माँ स्नान करने योग्य है तो, और नहीं तो शुद्धि के दौरान करा दी जाती है, शुद्धि के आसपास, और या फिर 1 साल बाद भी करा सकते हैं, या जीवन में अन्य मतलब विधान तो यही है कि 1 साल के अंदर अंदर करा दीजिए। आप नहीं करवा पाते हैं तो भविष्य में आगे कभी भी करा सकते हैं, लेकिन जन्म नक्षत्र आएगा तभी ये होगा। जैसे मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मूल में ही शांति होगी, रेवती में हुआ है तो रेवती में ही शांति होगी, मघा नक्षत्र का जन्म था तो मघा नक्षत्र आने पर ही मूल की शांति होने वाली है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि गंडमूल नक्षत्र की शांति के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब क्या है कि ये सब विषयों को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मूल नक्षत्र उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक हमको बता दिया जाता है, हमको डरा दिया जाता है, वैसा नहीं होता। कई बार हमारे देश में भ्रांतियाँ भी बहुत हैं, हमारे अपनों के बीच बहुत हैं कि अजी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ शांति बहुत कराई, वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। किसी अच्छे ज्योतिषी, किसी अच्छे पंडित को दिखवाकर मतलब चेक करवाइए कि क्या ये नक्षत्र सही में नुकसानदायक है। यदि है तो शांति करानी चाहिए, और ये नुकसानदायक नहीं है तो शांति की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए इसको, ताकि ये सब जानकारी सबको मिले। गंडमूल नक्षत्र में देखो बालक बालिका सबके होने वाले हैं। हो सकता है आप अपने अंदर से संजो के रखें इस ज्ञान को, और जब वो गंडमूल नक्षत्र है, क्योंकि चेक करने वाली चीज़ें हैं, तो आप कहीं व्यस्त हो, आप नहीं देख पाए, तो हो सकता है किसी और को जानकारी रहेगी तो वो आपको बताएगा कि आपकी संतान का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हो गया है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो सबको फैलाना है, अपने साथियों को, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हाथ समय समय पर सैनिटाइज कीजिए। आज्ञा दीजिए।